हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। राजनीति विज्ञान के पेपर में यानी एमए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम राजनीतिक विचारक जो ये आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के अंदर 100% आने वाले, उन सब प्रश्न उत्तरों की हम बात करने वाले हैं। तो सभी जो YouTube चैनल पर नए जुड़े वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहला आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले, राजनीतिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, आवश्यक निहितार्थ और प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो विद्यार्थियों, राजनीतिक विचारधारा यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी समाज वर्ग अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से जुड़े विचारों, मूल्यों और आदर्शों का संक्षिप्त स्वरूप है। यह एक ऐसी मान्यताओं और विश्वासों को प्रेरणा बनती है जो राजनीतिक क्रियाओं को दिशा प्रदान करती है तथा राज्य और समाज के स्वरूप का निर्धारण करती है। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या आता है, राजनीतिक विचारधारा का अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग क्या होता है। विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक डेस्टेट डे ट्रेसी ने किया था। राजनीतिक विचारधारा से अभिप्राय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में सुविचारित, संगठित और व्यवस्थित विचारों का ऐसा समूह है जो किसी वर्ग या समाज की आकांक्षाओं, मूल्यों और लक्ष्यों को प्रतिबंधित करता है। फिर बात करते हैं सरल शब्दों में, तो राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति क्या है, नेचर यानी मान्यताओं पर आधारित, ये विश्वास, धारणाओं, मूल्यों पर आधारित होती है। सामूहिक दृष्टिकोण, विचारधारा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यापक वर्ग या समाज की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा पॉइंट है परिवर्तनशील, समय और परिस्थितियों के अनुसार विचारधाराएं बदलती रहती है। राजनीतिक क्रियाओं का मार्गदर्शन करना, ये लोगों के राजनीतिक व्यवहार, नीतियों और आंदोलनों को दिशा देती है। पांचवा पॉइंट है तार्किक एवं दार्शनिक आधार, यानी विचारधारा केवल भावनाओं की उपज नहीं होती बल्कि तार्किक तर्कों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। फिर अगला तीसरा पॉइंट है राजनीतिक विचारधारा के आवश्यक निहितार्थ यानी राजनीतिक जीवन की व्याख्या। विचारधारा ये स्पष्ट करती है कि राज्य और सरकार का स्वरूप कैसा हो। राजनीतिक दिशा निर्देशन ये समाज को बताती है कि किसी प्रकार का शासन सबसे उपयुक्त है, न्याय एवं समानता का आधार। तीसरा है, चौथा पॉइंट है राजनीतिक संघर्ष का आधार और पांचवा पॉइंट है जन समूह का संगठन। फिर बात करते हैं राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला पॉइंट आता है सामूहिकता की भावना, यानी ये व्यक्तिगत नहीं सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य प्रखता, यानी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाना माना जाता है। फिर तीसरा प्रेरणादायी शक्ति, चौथा मूल्य प्रखता, पांचवा होता है संघर्ष और सहमति का आधार और छठा पॉइंट है वास्तविकता और आदर्श का संगम। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है आप पीडीएफ से पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, राजनीतिक विचारधाराओं के महत्व और प्रसार की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजनीतिक विचारधारा से आशय उन व्यवस्थित विचारों, सिद्धांतों और मूल्यों के समूह से है जो समाज और राज्य के संगठन, सत्ता के प्रयोग, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार तथा कर्तव्य जैसे मूल प्रश्नों का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति और समाज को राजनीतिक जीवन की दिशा दिखाती है तथा राजनीतिक गतिविधियों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करती है। तो अगला पॉइंट आता है राजनीतिक विचारधाराओं का महत्व, यानी पहला पॉइंट क्या है कि राजनीतिक दिशा निर्देशन का साधन होता है। कैसे होता है, तो विचारधारा राजनीतिक दलों और नेताओं को नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में मार्गदर्शन करती है और ये बताती है कि राज्य की शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य से होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एकता और संगठन, यानी समान विचारधारा और सम्मान रखने वाले लोग मिलकर संगठन, आंदोलन और राजनीतिक दल बनाते हैं। फिर अगला तीसरा पॉइंट है राजनीतिक चेतना का विकास करना। चौथा पॉइंट है परिवर्तन और सुधार का साधन करना। 5 नंबर पॉइंट आता है सत्ता का वैधता प्रदान करना और 6 नंबर पॉइंट आपके लिए संघर्ष और बहस का आधार बनाना। यानी अगला पॉइंट आपके लिए क्या आ जाएगा, राजनीतिक विचारधारा का प्रसार यानी मुद्रण एवं शिक्षा का विकास। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक और शिक्षा संस्थानों से विचारधाराओं को व्यापक समाज तक पहुंचाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जन आंदोलन, क्रांतियां। कैसे, तो फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन में लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं का विस्तार किया। तीसरा पॉइंट आपके लिए राजनीतिक दलों एवं संगठनों की भूमिका, यानी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र और नीतियों के माध्यम से विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाते हैं। किस तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके लिए, अगला प्रश्न है व्यक्तिवाद की परिभाषा, विशेषता और इसके गुण दोषों का विवेचन करो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न को याद करके जाना।
व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को समाज की मूल इकाई माना जाता है। इसमें यह विश्वास प्रकट होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, हित एवं व्यक्तित्व का विकास ही सर्वोपरि होता है। समाज, राज्य, अन्य संस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता, हितों की रक्षा करने के साधन मात्र होते हैं। सरल शब्दों में अगर बात करें तो व्यक्तिवाद वे सिद्धांत होता है जो किसी व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक जीवन का केंद्र मानता है और उसकी स्वतंत्रता व आत्मविकास को सर्वोपरि ठहराता है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता होती है सर्वोपरि, व्यक्ति सर्वोपरि होता है, यानी समाज और व्यक्ति के साधन होते हैं, जबकि व्यक्ति स्वयं एक लक्ष्य होता है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता पर बल देना। व्यक्ति की विचार, वाणी, रास्ता और कार्य करने की स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व माना जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों की स्वीकृति। चौथा पॉइंट है स्वार्थ और आत्महित की प्रधानता। प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यवस्था, सीमित राज्य का पक्षधर, व्यक्तित्व विकास पर जोर देना। अब बात करते हैं इसके गुण की। गुण क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? सकारात्मक पक्ष तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर का संरक्षण करता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, सृजनशीलता और प्रगति होती है, इससे लोकतंत्र की नींव रखी जाती है, मानव गरिमा का सम्मान और आर्थिक समृद्धि। और फिर बात करते हैं दोष इसके, तो दोष क्या क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? पहला है अत्यधिक स्वार्थपरता, दूसरा है सामाजिक असमानता, तीसरा है नैतिक शिथिलता और चौथा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर राज्य के महत्व की अवहेलना करना, 5 नंबर है समाज हित की अनदेखी करना और छठा पॉइंट है शोषण की संभावना। यानी आपको कुल मिला के प्रश्न अच्छे से तैयार करना ही है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर रखी है। चौथा प्रश्न, जेरेमी बेंथम एवं जेस मिल के उपयोगितावाद सिद्धांत की व्याख्या करो। उपयोगितावाद आधुनिक राजनीतिक दर्शन और नैतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका मूल आधार सुख और उपयोगिता है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक जेरेमी बेंथम तथा जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। कौन माने जाते हैं? जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल माने जाते हैं। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद, बेंथम 1748 से 1832 को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। इसके अनुसार किसी भी कार्य, नीति या संस्था का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह अधिकतम संख्या के लोगों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? तो सुख ही परम लक्ष्य होता है। और दूसरा पॉइंट है उपयोगितावाद का सिद्धांत, यानी किसी भी कार्य का औचित्य उसकी उपयोगिता में निहित होता है, अर्थात वह सुख को बढ़ाए और दुख को घटाए। तो ये किसका हो जाएगा? जेरेमी बेंथम का हो जाएगा। फिर बात करते हैं सुख दुख की गणना कैसे होती है। तो बेंथम ने सुख की माप के लिए तीव्रता, अधिपति और निकटता, निश्चितता और उपजाऊपन और शुद्धता जैसे मानदंड बताए गए हैं। चौथा पॉइंट है नैतिक और विधिक आधार, यानी कानून और नैतिकता दोनों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाना माना गया है। फिर आता है जेस मिल का उपयोगितावाद। जेस मिल का उपयोगितावाद तो मिल 1806 से 1873 ने बेंथम के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और लेकिन उसमें गुणात्मक सुधार किए। फिर मुख्य विशेषता है गुणात्मक सुख पर बल देना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, नैतिकता और न्याय, सामाजिक सुधार का आधार मानना। फिर तुलनात्मक अगर विवेचन करें तो आधार है सुख की परिभाषा मात्रात्मक है। जेरेमी बेंथम की क्या हो जाएगी? मात्रात्मक, यानी अधिक सुख और अधिक इच्छा। और जेस मिल का हो जाएगा गुणात्मक। जबकि पद्धति की बात करें तो इसकी गणनात्मक है और इसकी मूल्यांत्मक है। क्या है? गणनात्मक और मूल्यांत्मक। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्ट बल नहीं है, जबकि इसके अंदर आवश्यक माना जाता है। नैतिकता सुख दुख की गणना पर आधारित है और इसमें न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता से संबंध माना जाता है। समाज दृष्टि समान रूप से और इसमें उच्चतर सुखों द्वारा समाज का नैतिक विकास होता है। फिर अगला आपके लिए प्रश्न 5 नंबर, उदारवाद की विशेषताओं और समकालीन प्रासंगिकता को आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विचारधारा है जिसका उद्भव 17वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और विधि के शासन पर आधारित सिद्धांत है। उदारवाद से आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा संवैधानिक विकास की शासन की नींव रखी। आज भी ये वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद का केंद्रीय तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, धर्म का पालन करने, संपत्ति अर्जित करने और जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट दोस्तों, तो समानता पर बल देना। और तीसरा है विधि का शासन, चौथा है लोकतंत्र और संवैधानिकता, 5 नंबर है धर्मनिरपेक्षता, छठा है व्यक्तिवाद, 7 नंबर मुक्त बाजार और पूंजीवाद और 60वां हो जाएगा सुधारवाद। तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। अगला पॉइंट आ जाएगा उदारवाद की समकालीन प्रासंगिकता, मानवाधिकारों की रक्षा में योगदान करना। क्या करना है? मानवाधिकारों की रक्षा में योगदान करना। आज विश्व भर में मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार उदारवादी विचार ही है। दूसरा है
लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती, चुनाव, संवैधानिक शासन, विधि का शासन उदारवादी सिद्धांतों की देन है, जो आज लगभग हर लोकतंत्र का आधार माना जाता है। फिर अगला आपकी बात करते हैं हम सीधा प्रश्न, नेक्स्ट आ जाएगा अगले लिए 6 नंबर प्रश्न, समाजवाद की अवधारणा प्रकार है उसकी विशेषताओं का विवेचन करो। समाजवाद की अवधारणा, समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो समाज में समानता, सहयोग और न्याय की स्थापना पर बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी पूंजी और शोषण की प्रवृत्तियों को सीमित करके उत्पादन के साधनों का सामाजिक या सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना है। समाजवाद पूंजीवाद की असमानता का उत्तर है, जहां कुछ लोग अत्यधिक संपन्न होते हैं और अधिकांश लोग गरीबी व शोषण का शिकार होते हैं। इसमें समान अवसर, उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण एवं सामूहिक कल्याण का विशेष महत्व होता है। संक्षेप में बात करें तो समाजवाद का विचारधारा है जो व्यक्ति से अधिक समाज के कल्याण पर बल देती है। फिर आता है समाजवाद के प्रकार, तो मोटे तौर पर इसको निम्न भागों में बांटा गया। पहला आता है इसके अंदर यूटोपियन समाजवाद। क्या आ जाएगा? यूटोपियन। तो यूटोपियन के अंदर प्रारंभिक स्वरूप जिसे सेंट साइमन फूरिये और रॉबर्ट ओवेन जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया। इसमें आदर्श समाज की कल्पना की गई है जहां सहयोग, समानता और न्याय हो। इसमें व्यवहारिक से अधिक कल्पनाशीलता माना गया है। दूसरा आता है वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक साइंटिफिक सोशलिज्म, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स द्वारा प्रतिबद्ध है। इसमें वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर पूंजीवाद से समाजवाद और अंततः साम्यवाद तक की यात्रा बताई जाती है। फिर नेक्स्ट तीसरा आता है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक। तो ये लोकतांत्रिक मार्ग से समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति का पक्षधर होता है और इसमें व्यक्तिवादी समाजवाद और स्वतंत्रता और लोकतंत्र का नकारा नहीं जाता। भारत का समाजवादी स्वरूप इसी प्रकार से प्रभावित है। चौथा होता है साम्यवादी समाजवाद, कम्युनिस्ट। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 से विकसित है। इसमें राज्य द्वारा उत्पादन और संसाधनों का पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर आता है 5 नंबर गिल्ड समाजवाद। तो गिल्ड समाजवाद के अंदर इंग्लैंड में विकसित है। इसमें उद्योगों और उत्पादन पर श्रमिक संघों पर नियंत्रण स्थापित होता है। छठा है क्रांतिकारी समाजवाद। इसमें समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हिंसक या क्रांतिकारी तरीकों से करने की बात कही जाती है। फिर अगला आता है समाजवाद की विशेषताएं। तो सामूहिक स्वामित्व है, उत्पादन के साधन भूमि, उद्योग, खनिज, समाज या स्वामित्व के होते हैं। दूसरा होता है आर्थिक समानता, आय, संपत्ति का समान वितरण। तीसरा निजी संपत्ति पर नियंत्रण यानी सीमित या समाप्ति निजर करना। चौथा है सामाजिक न्याय। 5 नंबर है योजना आधारित अर्थव्यवस्था। छठा है सहयोग की भावना। सातवां है सामूहिक हित पर बल देना। 8 नंबर है लोक कल्याणकारी राज्य। 9 नंबर शोषण का उन्नयन और 10 नंबर हो जाएगा मानवीय मूल्यों पर जोर। निष्कर्ष की बात करें तो समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो समाज को वर्गहीन, शोषण मुक्त और समानता मुल्क बनाने का प्रयास करता है। इसके विविध रूप इतिहास में उभरे परंतु सभी का लक्ष्य समाज के सामूहिक कल्याण और समानता की स्थापना करना होता है। फिर अगला आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हुए वर्ग संघर्ष और राज्य संबंधी मार्क्सवाद दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। यानी कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचिंतक थे जिन्होंने समाज और इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव इतिहास का विकास मुख्यतः भौतिक परिस्थितियों, आर्थिक उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंधों पर आधारित होता है, न कि विचारों और नैतिक मूल्यों पर, धर्म पर। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य बातें तो आर्थिक विचारधारा, आधार और अधिसंरचना। समाज का वास्तविक आधार उत्पादन की भौतिक व्यवस्था है। राजनीतिक कानून, धर्म, संस्कृति आदि को ये अधिरचना मानते हैं और जो आधार पर निर्भर करती है। दूसरा है उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध। तीसरा इतिहास का वर्गीय स्वरूप। चौथा पॉइंट है ऐतिहासिक विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है? आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद अंतिम अवस्था है। फिर आता है वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्सवाद दृष्टिकोण। तो मार्क्स मानते हैं कि वर्ग संघर्ष इतिहास की गतिशील शक्ति है। प्राचीन युग में दास और स्वामी, मध्यकाल में सामंत और कृषक, आधुनिक काल में पूंजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष ने इतिहास को आगे बढ़ाया। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण का आधार है अधिशेष मूल्य। पूंजीपति मजदूरों में उसकी श्रम शक्ति का मूल्य नहीं होते थे और शेष मूल्य अपने पास रखते हैं। इससे मजदूर वर्ग में असंतोष पैदा होता है और अंततः क्रांति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना होती है। फिर आता है राज्य संबंधी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्स ने राज्य को शोषण का उपकरण माना है। राज्य स्वतंत्र, तटस्थ या नैतिक संस्था नहीं है, यह शासक वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। फिर आपके लिए अलग पॉइंट आ जाता है आलोचनात्मक। यह आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, साम्यवाद की विशेषता और उसकी आलोचनात्मक विवेचन करो। साम्यवाद की विशेषताएं, आलोचनाएं।
तो संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व करना, वर्गहीन समाज, श्रम का महत्व, समानता की स्थापना करना, निजी संपत्ति का भाव देना, योजना आधारित अर्थव्यवस्था, राज्य का अंत दीर्घकालिक, ये आपके लिए पॉइंट हो जाएंगे। फिर 8 नंबर हो जाएगा शोषण उन्मूलन और सामाजिक कल्याण पर बल देना, साम्यवाद की आलोचनाएं। तो पहला है व्यवहारिक असफलता, यानी साम्यवाद का आदर्श रूप किसी देश में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। रूस, चीन आदि देशों में साम्य राज्य साम्यवादी दिखाई देता है, वास्तविक वर्गहीन समाज नहीं दिखाई देता। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होना। तीसरा राजनीतिक निरंकुशता। चौथा प्रेरणा का अभाव होना। 5 नंबर आर्थिक कठिनाइयां। 6 नंबर मानव स्वभाव की अवहेलना करना। 7 नंबर वर्गविहीन समाज की कल्पना अव्यवहारिक होना। और 8 नंबर है नवोन्मेष और रचनात्मक का हास होना। 9 नंबर है हिंसात्मक क्रांति पर जोर देना। 10 नंबर है राज्य के समाप्त होने का भ्रम पैदा करना। ये होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष की अगर बात करें तो साम्यवाद ने शोषणात्मक मुक्त समाज और आर्थिक समानता की प्रेरणा दी है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर यह अधिनायकवाद, आर्थिक असफलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन में परिणत हुआ है। ये विचारधारा आदर्शवाद तो है, किंतु मानव स्वभाव और व्यवहारिक परिस्थितियों के कारण इनके सिद्धांत पूर्णतः सफल नहीं हो सके। फिर आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के राजनीतिक विचारों का विवेचन करो, उन्हें व्यवहारवादी राजनीतिवाद कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक विचारों का विवेचन। महात्मा गांधी आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चिंतन और कर्मयोगी थे। उनके विचारों की जो जड़ें भारतीय संस्कृति, धर्म, नैतिकता और पश्चिमी चिंतकों जैसे रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो आदि की शिक्षाओं में थी। उन्होंने राजनीति को नैतिकता और सत्य के साथ जोड़ते हुए अनोखी दिशा मारी जाती है। इसके अंदर पहला है राजनीति और नैतिकता, यानी गांधी जी के अनुसार राजनीति का आधार नैतिकता और धर्म होना चाहिए। दूसरा है सत्य और अहिंसा। सत्य को उन्होंने परमेश्वर का पर्याय माना है। सत्य की खोज ही जीवन और राजनीति का अध्याय है। अहिंसा को उन्होंने सत्य की साधना का साधन माना। अन्याय, दमन और हिंसा का प्रतिकार वे सत्याग्रह और अहिंसा से करना चाहते थे। तीसरा है सत्याग्रह और अन्यायपूर्ण सत्ता का कानून का शांतिपूर्ण विरोध गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक हथियार माना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्वराज की अवधारणा। तो गांधी जी का स्वराज मात्र ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण और नैतिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। विकेंद्रीकरण शासन ये ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। उनका मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। फिर 6 नंबर साधन और साध्य का संबंध। गांधी जी का मानना था कि शुद्ध साधन से ही शुद्ध साध्य प्राप्त हो सकता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। 7 नंबर है धर्म और राजनीति का संबंध। गांधी जी के धर्म को आडंबर या संप्रदायवाद के रूप में नहीं, बल्कि सार्वभौम नैतिकता के रूप में देखते हैं। फिर क्या गांधी जी व्यवहारवादी आदर्शवादी थे? तो गांधी जी को व्यवहारवादी आदर्शवादी कहा जाता है, क्योंकि आदर्शवादी पक्ष सत्य, अहिंसा, करुणा, नैतिकता, साधन साध्य की पवित्रता पर अटूट विश्वास करता है। राजनीति को नैतिकता और आत्मिक शक्ति से जोड़ना शुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण है। दूसरा व्यवहारवादी पक्ष, तो उन्होंने अपने आदर्शों को केवल सिद्धांत से नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक आंदोलन में व्यवहारिक रूप से प्रदान किया। 10वां प्रश्न है आपके लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद के योगदान की समीक्षा कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल आधार राष्ट्रवाद था। वही शक्ति थी जिन्होंने भारत के विभिन्न वर्गों, जातियों, प्रांतों और भाषाओं में बंटे समाज को एकजुट करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद ने धीरे धीरे विकास करते हुए श्रद्धा की चेतना को जन जन तक पहुंचाया। इसका योगदान निम्न रूपों में। पहला है राजनीतिक चेतना का विकास करना। दूसरा स्वदेशी आंदोलन और श्रमपंथी राष्ट्रवाद। तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान करना। और अगला पॉइंट आता है आपके लिए गांधी युग में राष्ट्रवाद। गांधी युग में राष्ट्रवाद। फिर 5वां पॉइंट आपके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण। और 6वां पॉइंट है समाज के विभिन्न वर्गों का समावेश करना। और अगला पॉइंट आता है आलोचनात्मक समीक्षा यानी सीमाएं। तो प्रारंभिक राष्ट्रवाद केवल शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित था। और दूसरा है सकारात्मक पहलू। फिर नेक्स्ट बात करते हैं निष्कर्ष की। अगला प्रश्न है टी एच ग्रीन के आदर्शवाद और स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विवेचना करो। तो टी एच ग्रीन 19वीं शताब्दी के प्रमुख विभिन्न ब्रिटिश दार्शनिक और उदारवादी चिंतक थे। वे नव आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते। ग्रीज ने हेजल से प्रभावित होकर आदर्शवाद की व्यवहारिक और नैतिक दृष्टि प्रस्तुत की। उनका राजनीतिक चिंतन मुख्यतः नैतिक दर्शन और राज्य और स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। ग्रीन का आदर्शवाद नैतिक आदर्शवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नैतिक उद्देश्यों की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि विश्व का संचालन केवल भौतिक नियमों से नहीं, बल्कि एक नैतिक आत्मा से होता है। उनके अनुसार ईश्वर एक नैतिक चेतना है जो मनुष्य के भीतर और होकर उसे आदर्श और नैतिक जीवन की प्रेरणा देता है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। तीसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता पर सिद्धांत देना। तीसरा राज्य और स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है
ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की विशेषताएं, आलोचना। कुछ उदारवादी विचार ग्रीन के विचारों को अत्यधिक नैतिकवादी और आदर्शवादी मानते हैं। मार्क्सवादी हिंसक कहते हैं कि वे ग्रीन ने स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रेरणा दी। फिर 12वां प्रश्न आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद की संकल्पना, विशेषताएं और समकालीन महत्व पर प्रभाव डालो। अंतर्राष्ट्रीयवाद आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीयवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रीय राज्यों की संकीर्ण सीमाओं में ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की एकता, सहयोग और शांति को सर्वोपरि मानती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विश्व के सभी राष्ट्र आपसी सहयोग से समानता और सहयोग और पारस्परिक निर्भरता के आधार पर आगे बढ़े, और ये इसके विपरीत होता है। विशेषता क्या है, तो मानवता की एकता पर बल देना, विश्व शांति का समर्थन करना, वैश्विक संस्थाओं की भूमिका निभाना और आर्थिक सहयोग करना, मानव अधिकारों का संरक्षण करना। फिर राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे होना, वैश्विक समस्याओं के सामूहिक आधार। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आज के वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीयवाद का महत्व और भी बढ़ गया है। कैसे, तो वैश्वीकरण के युग में वैश्विक समस्या, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, आर्थिक विकास और व्यापार, मानवाधिकार और लोकतंत्र, विश्व शांति। फिर 13 नंबर प्रश्न है, नारीवादी राजनीतिक चिंतन की मुख्य धाराओं और उसके राजनीतिक महत्व का प्रकाश डालिए। ये आप अच्छे से पढ़ लेना पीडीएफ लेकर। नारीवाद क्या है, तो नारीवाद एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो स्त्रियों के दमन, शोषण और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करती है तथा स्त्रियों को समान अधिकार, अवसर और समान स्वतंत्रता दिलाने की वकालत करती है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में नारीवाद का मूल उद्देश्य सत्ता संरचना, सामाजिक स्त्रियों, लैंगिक विभाजन की आलोचना करते हुए न्यायपूर्ण समतामूलक समाज की स्थापना करना माना जाता है। आप अच्छे से पीडीएफ लेकर पढ़ोगे तभी आपको ये सारी चीजें याद होगी। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं, बस आप जल्दबाजी में पढ़ सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट आपके लिए जो अंतिम, क्योंकि टाइम कम है, बस आपको थोड़ा सा बताना है ताकि आप पीडीएफ को लेकर अच्छे से याद कर लें। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा, विशेषताएं और इसकी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है जिसमें विविध जातीय, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक समूह के सह अस्तित्व की मान्यता देती है। इसका मूल भाव यह होता है किसी भी राष्ट्र या समाज में केवल बहुसंख्यक संस्कृति प्रधान नहीं रहे, बल्कि अल्पसंख्यक एवं विभिन्न सांस्कृतिक समूह की पहचान, अधिकार एवं परंपराओं को भी समान रूप से स्वीकारा व संरक्षित किया जाए। यह आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में समानता, सहिष्णुता, विविधता और सहभागिता पर आधारित विचारधारा मानी जाती है। फिर इसकी विशेषताएं, पहला पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता की मान्यता, दूसरा समानता और सह अस्तित्व, तीसरा सहिष्णुता और उदारता, चौथा सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण करना, 5 नंबर लोकतांत्रिक आदर्शों से जुड़ाव, छठा वैश्वीकरण का प्रभाव। चुनौतियों की बात करें इसका, तो पहला है सांस्कृतिक संघर्ष, दूसरा है राष्ट्रीय एकता का प्रश्न चिन्ह, तीसरा अल्पसंख्यकवाद का और अलगाव, चौथा राजनीतिक शोषण, 5 नंबर आतंकवाद और कट्टरता, 6 नंबर है आर्थिक सामाजिक असमानता। फिर समीक्षा आप देख लेना। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए अंतिम, आपके लिए इतना ही क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद करके जाना और पीडीएफ को जरूर लेना, क्योंकि पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर कहीं से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको वहां से पीडीएफ मिल जाए। मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और आपको नेक्स्ट वीडियो या पीडीएफ भी जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगी, बस आप मैसेज जरूर करें।